नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज के हमारे स्रोत देखिए, एक तरफ तो टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं वो भी काफी गंभीर है। बिल्कुल। हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मतलब BCI, भारत में पानी के मैनेजमेंट के मुद्दे, AMOC जैसा क्लाइमेट साइंस, E20 फ्यूल और हाँ, AI से दवा खोजने जैसे कई टॉपिक्स पर बात करेंगे। जी हाँ, और वो प्लास्टिक वाली ग्लोबल संधि का क्या हुआ उस पर भी एक नजर डालेंगे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए कोशिश करते हैं इन सब स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं और उनके जो मायने हैं उन्हें समझने की। निश्चित रूप से ये सारे विषय भले ही अलग लगें पर कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और भविष्य के लिए क्या संकेत दे रहे हैं ये देखना अहम है। तो शुरुआत करते हैं BCI से। स्टैनफोर्ड वाले वैज्ञानिकों ने पासवर्ड सुरक्षित BCI बनाया है। सुनने में तो एकदम साइंस फिक्शन जैसा है, ये असल में चीज क्या है? देखिए, BCI जो है ना वो सीधे दिमाग के सिग्नल्स को पकड़ता है अच्छा, और फिर उन्हें डिवाइस चलाने के कमांड में बदल देता है। मतलब सोचिए, आप सिर्फ सोचकर चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। कमाल है। हाँ, जैसे लकवाग्रस्त लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है, और गेमिंग, मेंटल हेल्थ, कई जगह इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इसके साथ कुछ डर भी तो जुड़े हैं। स्रोत बताते हैं ब्रेन टैपिंग या विचारों की प्राइवेसी का खतरा, ये कितना रियल है? देखिए, ये चिंताएं बिल्कुल जायज हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमारी सोच, हमारे न्यूरल डेटा की सुरक्षा कैसे होगी। फिर साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है, जैसे किसी के विचार हैक कर लेना या कोई गलत सिग्नल भेजकर माइंड कंट्रोल की कोशिश। बाप रे। हाँ, और फिर कॉग्निटिव लिबर्टी, मतलब हमारी सोचने समझने की आज़ादी, और लंबे समय में सेहत पर क्या असर होगा वो भी अभी पता नहीं। तो इसका हल क्या है? इसीलिए अब न्यूरो राइट्स की बात हो रही है। मतलब हमारे दिमाग और विचारों पर हमारा अधिकार, और साथ ही सख्त नियम और सिक्योरिटी की जरूरत है। चलिए इस फ्यूचरिस्टिक टेक से अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। भारत का वाटर मैनेजमेंट, संसदीय समिति की एक रिपोर्ट है जो बड़ी अजीब सी बात कह रही है। हाँ, क्या? कि तकनीक और पैसा लगाने के बाद भी बाढ़ और पानी की कमी से नुकसान कम नहीं हो रहा। ये तो विरोधाभास है। बिल्कुल है, और ये गंभीर बात है। कमेटी ने कई सुझाव दिए हैं, जैसे नदियों को जोड़ने पर राज्यों में सहमति बने, क्योंकि पानी स्टेट सब्जेक्ट है ना। हाँ, वो तो है। और जो फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है उसे क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अपग्रेड किया जाए। बारिश का पानी बचाने के लिए राज्यों को पैसा दिया जाए। पर चिंता की बात यह है कि बांधों की सुरक्षा योजनाएं, जिन्हें EAP कहते हैं, वो बहुत धीमी चल रही हैं। सोचिए, 6000 से ज्यादा बड़े बांध हैं और सिर्फ 459 के पास ही EAP तैयार है। सिर्फ 459? ये तो बहुत कम है। बहुत ज्यादा कम। ये दिखाता है कि पॉलिसी और जमीन पर अमल में कितना फर्क है। अब जरा क्लाइमेट की बात करें। अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी AMOC, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि उन्होंने इसके 12,000 साल के इतिहास को देखा है। ये AMOC है क्या और इतना जरूरी क्यों है? AMOC अटलांटिक महासागर में समुद्री धाराओं का एक बहुत बड़ा, मतलब एक कन्वेयर बेल्ट जैसा सिस्टम है। अच्छा। ये गर्म पानी को ऊपर ऊपर नॉर्थ की तरफ ले जाता है और ठंडे गहरे पानी को साउथ की तरफ। ये यूरोप का मौसम ठीक रखने में और दुनिया भर के बारिश पैटर्न, जिसमें अपना भारतीय मानसून भी शामिल है, उसमें अहम रोल निभाता है। तो चिंता किस बात की है? चिंता ये है कि ग्लोबल वार्मिंग और खासकर ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से समुद्र में बहुत सारा ताजा पानी मिल रहा है, और ये ताजा पानी इस सर्कुलेशन को धीमा कर सकता है या शायद रोक भी दे। और अगर ये धीमा हुआ या रुक गया तो क्या होगा? नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। यूरोप में ठंड बढ़ सकती है, अफ्रीका, एशिया के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ सकता है, अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर समंदर का लेवल तेजी से बढ़ सकता है, और तो और समंदर की CO2 सोखने की ताकत भी कम हो सकती है, जिससे वार्मिंग और तेज होगी। ये तो वाकई चिंता की बात है। अच्छा, पर्यावरण से जुड़ा एक और मुद्दा था, प्लास्टिक। हाँ। वो ग्लोबल प्लास्टिक संधि की जो बातचीत चल रही थी जिनेवा में, हाँ, वो बातचीत बिना किसी खास नतीजे के खत्म हो गई। अरे क्यों? मेन प्रॉब्लम ये थी कि कुछ देश चाहते थे कि नए प्लास्टिक के प्रोडक्शन पर लीगल लिमिट लगे, जबकि दूसरे कह रहे थे कि नहीं, सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग और प्रोडक्ट डिजाइन सुधारने पे फोकस करो। अब देखिए, हर साल 460 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक बन रहा है। इतना ज्यादा? हाँ, और रिसाइकिल सिर्फ 9% होता है। तो ये जो सहमति नहीं बन पा रही, ये बहुत बड़ी चुनौती है। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं E20 फ्यूल पर। जी। देश भर में 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल मिलना शुरू हुआ है
और सुनने में आया है कि लोगों में, खासकर पुरानी गाड़ियों वालों में, थोड़ी चिंता है। जी हाँ, चिंता तो है। मुख्य डर यह है कि इथेनॉल जो है वो पुरानी गाड़ियों के रबर और प्लास्टिक पार्ट्स को शायद खराब कर दे। अच्छा। और इथेनॉल हवा से नमी सोखता है, तो फ्यूल सिस्टम में पानी जमा होने, जंग लगने या फ्यूल लाइन ब्लॉक होने का खतरा भी बताते हैं लोग। इंजन की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि इससे परफॉर्मेंस बेहतर होती है। हाँ, मंत्रालय का कहना है कि E20 का ऑक्टेन नंबर ज्यादा है, तो इंजन का परफॉर्मेंस सुधरता है और कंपैटिबिलिटी मतलब अनुकूलता का ध्यान रखा गया है। पर यह भी सच है कि पुरानी गाड़ियां, खासकर टू व्हीलर्स जो शायद इथेनॉल के हिसाब से डिजाइन नहीं हुए थे, उनमें दिक्कतें आ सकती हैं। ये फिर वही बात हुई, पॉलिसी और प्रैक्टिकल असर का अंतर। बिल्कुल। चलिए, आखिर में एक और टेक वाली खबर। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी तरह से नई एंटीबायोटिक्स डिजाइन की हैं। हाँ, ये दवा खोजने की फील्ड में एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। MIT के रिसर्चर्स ने AI का इस्तेमाल किया, लाखों केमिकल कंपाउंड्स को वर्चुअली बनाया, जांचा। अरे वाह! और उनमें से ऐसी नई एंटीबायोटिक्स डिजाइन की जो उन खतरनाक बैक्टीरिया पर भी असरदार हैं जिन पर आजकल की दवाएं काम नहीं करती, जैसे MRSA या गोनोरिया वाले बैक्टीरिया। तो ये दवा खोजने का एक नया तरीका खुल गया है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि AI कितनी जटिल साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को हल करने में हमारी मदद कर सकता है। तो आज हमने कई जरूरी मुद्दों पर बात की। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की नैतिक दुविधाएं, भारत में पानी के मैनेजमेंट की जरूरतें, क्लाइमेट सिस्टम की नाजुकता, E20 फ्यूल के प्रैक्टिकल पहलू और AI की अद्भुत क्षमताएं। हाँ, और इन सब बातों को एक साथ देखें तो एक सवाल जरूर उठता है मन में। क्या सवाल ये कि देखिए, एक तरफ BCI जैसी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स मैनेजमेंट जैसी चुनौतियां और जटिल होती जा रही हैं। तो ऐसे में समाज जो है वो इनोवेशन यानी नई खोजों को बढ़ावा देने, जरूरी नैतिक सुरक्षा उपाय करने और इन बदलावों से जो भविष्य बन रहा है उसमें सबके लिए बराबरी के मौके और तैयारी, इन सब के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा, ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।